नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी बेहतरीन होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि हर दिन मैं एक नया टॉपिक आपको दूंगा जो आपको डेली याद करना होगा। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से इसे क्या करते रहिए, याद करते रहिए, नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर एक तरफ हमने लिखे हैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम और उनके समाधि स्थल का नाम, और ये सभी नाम आपको लाइन बाय लाइन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस कड़ी में क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक याद करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को रोकिए और इसे लिखिए। फ़िलहाल मैं आपको वैसे बोल भी रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है इसका नाम है राजघाट। ठीक है, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, तो इसी में से आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या हो जाएगा, विजय घाट। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। और एक कड़ी में आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर मारेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। ठीक है, नई दिल्ली में है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने हैं और मतलब इंपॉर्टेंट होंगे। हर दिन इसी तरीके से हम 10-10 आपको करवाएंगे और आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट सुनेंगे। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं, राजीव गांधी वीर भूमि, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, जगजीवन राम समता स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। तो ये हर एक इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं लिखना। ठीक है, चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन करंट अफेयर्स के साथ। ओके, तो आप सावधानीपूर्वक इसे देखेंगे और खूब सुंदर गुलाब जैसा ये सवाल है। ठीक है, और बेहद इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। यानी ये बात हो रही कब, ये समय 2022 की। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ठीक है, तो इसमें से आपका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, श्रीलंका। क्लियर है? तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है, क्या याद रखना है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका जो मेज़बान देश है वो कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है, इसके द्वारा यह मेज़बानी किया जा रहा है। लेकिन और इसमें ध्यान रखेंगे भारत की तरफ से नेतृत्व किए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया। और ये भी ध्यान रखेंगे वर्चुअली इस सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इस बात को याद करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है, इसमें बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से सम्मिलित जितने भी देश हैं उनका एक ग्रुप है। क्लियर है? अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें कि बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में, या फिर अगर हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कितने देशों का क्या है संगठन है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला कि हम इसमें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। क्लियर? इसमें लिखिए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
अच्छा लिखना है फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन। कोई ज़्यादा नहीं है, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो बिम्स्टेक का क्या हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें कितने कितने देश शामिल है तो इनका नाम आप नोट करेंगे। पहला नाम लिखेंगे इसमें बांग्लादेश, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। देशों के नाम में लिख रहा हूँ बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा इंडिया, चौथा श्रीलंका। लिखिए बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, छठा नेपाल, एक और लिखेंगे भूटान। तो ये बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, ठीक है। और 7 देश ये कौन कौन से, जो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द हैं, समझ में आ रहा है। और उसमें से बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये इतने देश इसमें शामिल हैं। क्लियर है। अब आते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आप ये सारी बातें लिख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है, एकदम रट्टा मार लेना है कल तक, ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हाँ ये बात सही है। अब आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, जो G20 है इसका मेज़बान देश का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या लिखे, इसे मिटाते हैं। G20, ठीक है। और जब हम G20 की बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं, इस सवाल से। तो G20 की अगर बात करेंगे तो G20 2021, G20 2022 और G20 2023, क्योंकि 21, 22 और 23 दोनों की कहानियाँ पूछी जाती है। और ये पूछा जाता है कि G20 का मेज़बान देश कौन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ G20 2021 के लिए, G20 2022 के लिए और G20 2023 के लिए। क्लियर है। G20 2021, G20 2022 और G20 2023। अब इसमें ये क्लियर करना है कि इसमें 2021 में किसने मेज़बानी की थी G20 की, G20 शिखर सम्मेलन में। ऐसे सवाल बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कौन सा देश ने मेज़बानी की थी, 2022 में किसने किया और 2023 में कौन करेगा, ठीक है। तो पहला इसमें 2021 के लिए लिखेंगे इटली, जो एक यूरोपीय देश है। इसके बाद अगर 2022 के लिए हम बात करेंगे तो इंडोनेशिया, और अगर हम 2023 की बात करेंगे तो इंडिया, ठीक है। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। 2023 में G20 का मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। इस साल कौन कर रहा है, इंडोनेशिया। और 2021 के लिए याद रखेंगे कौन किया था, इटली। क्लियर है। ये बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक और फैक्ट लिखिए, हर चीज़ याद होना चाहिए। एक और फैक्ट लिखेंगे,
2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप ये कहाँ पर खेला जाएगा? ठीक है, यानी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो वर्ल्ड कप होता है वो 2023 में कहाँ पर खेला जाएगा? तो याद रखेंगे ये भारत में खेला जाएगा। कहाँ पर? इंडिया में खेला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करेंगे नीचे, भारत ने लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, भारत ने 2021 में ब्रिक्स कैपिटल ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी की थी। भारत ने 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी की थी। तो यहाँ से आप इतने सवाल क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और मैंने बहुत सारे फैक्ट यहाँ पर बताए हैं। इसका हमने फुल फॉर्म बताया है, बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, इसके अलावा इसमें से कौन सा इस समय मेज़बानी किया है। ठीक है, तो श्रीलंका, ये 2022 का सेशन, ये सत्र है 2022 के लिए। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर समझिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? और इसका हेडक्वार्टर भी अगर जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है बिम्स्टेक का, ये है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका। अच्छा, बांग्लादेश की करेंसी क्या है बताया जाए? टका। बांग्लादेश की करेंसी है टका, भारत की करेंसी है रुपया। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में IONS, क्या है? IONS समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है ना? मतलब यह एक अभ्यास है, IONS समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका मैं ऑप्शन अगर बात करूँ तो ऑप्शन लिखेंगे गोवा, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे अरब सागर, सी ऑप्शन लिखेंगे एंड बी, डी ऑप्शन लिखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ध्यान रखेंगे IONS समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन और गोवा और अरब सागर में हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। 26 से लेकर के 30 मार्च तक ये अभ्यास हुआ। क्लियर है, 26 से लेकर के 30 मार्च तक यह अभ्यास हुआ है और यह इसका पहला अभ्यास था। ठीक है, इसका क्या था? पहला अभ्यास था। अगर हम यहाँ पर IONS की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ठीक है, यानी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 इसका पहला संस्करण है और ये कहाँ पर हुआ? तो गोवा और अरब सागर क्षेत्रों में ये हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, इसका आयोजन जो किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। ठीक है,
अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हिंद महासागर के लिए जो नौसेना संगोष्ठी है उसमें मेंबर जो देश हैं उन मेंबर देशों की संख्या है 25, यानी हिंद महासागर नवल संगोष्ठी में कंप्लीट टोटल देशों की संख्या है 25, लेकिन इस अभ्यास में कुल 15 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर के। इतनी बातें आपने समझ गए, क्वेश्चन आपने लिख लिए, ठीक है, आंसर भी आपने लिख लिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, शायद मैंने इसके पिछले वाली क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन बताया था कि अभ्यास वायु शक्ति, ठीक है, अभ्यास वायु शक्ति जो है यह किसके द्वारा किया गया था। और ध्यान रखेंगे अभ्यास वायु शक्ति, ठीक है, ये अभ्यास वायु शक्ति ये किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स नाम के ही साथ जुड़ा हुआ है वायुसेना, तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह अभ्यास किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो जैसलमेर में किया गया था, जैसलमेर पोखरण राजस्थान। ओके, अगर हम दूसरी बात यहाँ पर करेंगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सुरक्षा कवच 2, क्या नाम है, सुरक्षा कवच 2। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सुरक्षा कवच 2 जो ये था, इसको भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के द्वारा इसे किया गया था, सुरक्षा कवच 2। ठीक है, ये आपके लिए है और इसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। इसके अलावा अगली बात है किस सेना के द्वारा मिलन एक्सरसाइज, ठीक है, या मिलन 2022 आयोजन किया गया, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये सारी बातें मैंने वहाँ बताई है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आप टाइप करेंगे कि भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास अभी 2022 में हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, धर्म गार्जियन। क्लियर है। और दूसरा एक और बात बताना है आपको कि ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है यह भारत और किस देश के बीच में होता है। देखिए यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके लगातार क्या करने हैं, खोज के टाइप करने हैं। अगर याद है तो टाइप कीजिए, नहीं याद है तो गूगल करके टाइप कीजिए, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक जल्दी से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसे मत ये सोचिएगा कि ये पुराना है नया है, ये जो है ये बेस्ट है। ठीक है, अपने आप में सेट हुआ क्वेश्चन है तो आप इसे बेस्ट तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक को किसने लिखा है। स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक को किसने लिखा है, ये प्रदत्त। क्लियर है। ऑप्शन ए है नमिता गोखले, हाँ सही था, नमिता गोखले। ऑप्शन बी है दया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है गीता पीरामल और ऑप्शन डी है श्याम प्रसाद। तो यहाँ पर इन्हें क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, सही है, श्याम प्रसाद। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किस मतलब क्यों लिखी गई है और इस किसके ऊपर लिखी गई है, जिनको श्याम प्रसाद ने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो पुस्तक है ये आंध्र प्रदेश के एक पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर है जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया समाज के कल्याण में वर्क करने के लिए। ठीक है, और उनका नाम था स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया, स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। युवाओं को इन्होंने प्रेरित किया समाज में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, यानी कि अपने पूरे जीवन को समर्पित करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया युवाओं को। क्लियर है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे और ये भी समझ लीजिएगा कि ये जो पुस्तक है इसको भारत के वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति के द्वारा इसे क्या किया गया, रिलीज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। इस किताब का नाम क्या है, स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया।
इसके बाद आप यहाँ पर 3 ऑप्शन देखेंगे और तीनों ऑप्शन के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। डैश करके और लिखना चालू करेंगे। इस ऑप्शन के सामने डैश कीजिए और लिखिए इंग्लिश का साहित्य पुरस्कार, या अंग्रेजी का लिखिए अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? 2021 की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले ने जीता है, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं थी थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए इन्होंने अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार 2021 जीती हैं। इनका नाम है नमिता गोखले। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भूलना नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। दया प्रसाद सिन्हा हिंदी का साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है, हिंदी का साहित्य पुरस्कार। अच्छा, इस पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में हुआ था, इसलिए लेटेस्ट है, ठीक है। पुरस्कार तो हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? दया प्रसाद सिन्हा ने, ठीक है। और इनका जो नाटक है, क्योंकि मैंने अभी अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले बताया थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए, उसी तरीके से दया प्रसाद सिन्हा का एक रचना है, एक नाटक है, और उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक के लिए इन्होंने इनकी एक नाटक का रचना है सम्राट अशोक, और इसके लिए इनको मिला है हिंदी का साहित्य पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में गीता पीरामल, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ, बजाज ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन थे जिनका नाम था राहुल बजाज, तो इन्हीं राहुल बजाज के नाम पर इन्होंने, यानी राहुल बजाज की जो जीवनी है उनके बारे में इन्होंने बताया है। कौन? गीता पीरामल। और नाम क्या है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। क्लियर है? तो ये इनकी आत्मकथा है जिनके बारे में इन्होंने लिखा है। क्लियर है? सारी बातें नोट हो गई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिए ये भी एकदम कितना खूबसूरत सा, ये चमेली जैसा खूबसूरत प्रश्न है। वो गुलाब जैसा था और ये चमेली जैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सवाल क्या है, ध्यान से समझिए। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंसी है। अगर किसी माले में, माला समझते हैं ना, वो फूलों की माला, अगर उसमें चमेली लगा दीजिए सफ़ेद सफ़ेद, तो कितना सुंदर दिखने लगता है। उसी तरीके से इसमें सवाल में भी बस वही है ना। देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला? हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है चार धाम श्राइन बोर्ड, दूसरा तिरुपति श्राइन बोर्ड, तीसरा सी ऑप्शन है श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सही करेंगे, श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है। तो श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार इसको मिला है। क्लियर है? और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार जो है किसके तहत दिया जाता है? तो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत, या भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड को जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो कल वाली क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में सबसे टॉप पर राज्य कौन था, है ना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा था? तो आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की ही जिला थी जिसका नाम था मुजफ्फरनगर। तो जल पुरस्कार, यानी कि जो जल पुरस्कार में सबसे टॉप पर राज्य कौन सा हो गया? तो टॉप पर राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और टॉप पर जो जिला हो गया उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर। और दूसरा
अच्छा, एक सवाल आप टाइप करेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये ठीक है ना, ये क्या करेंगे, टाइप करेंगे कमेंट में क्या, विश्व जल दिवस, और डैश दे करके लिखेंगे उसका डेट। अगला, जल शक्ति मंत्री कौन है? ये भी आपको टाइप करना है, जल शक्ति मंत्री कौन है, ठीक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ये भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जल, समझ में आ रहा है ना, ये सारी बातें आपको लिखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, इसका टाइमिंग आपको नोट करना है। और देखिएगा, एक और मैं बात करूँ आपसे, तो भारत का जो लक्ष्य है हर घर जल पहुंचाने का, वो क्या है, 2024। लेकिन भारत का एक जो राज्य बना है, जो पहला राज्य बना है हर घर नल व्यवस्था करने वाला, वो कौन सा है, गोवा, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। और 24 घंटे मतलब 7 दिन 24 घंटे स्वच्छ पानी पहुंचाने वाला हर घर में वो कौन सा शहर बना है, तो पुरी। कौन सा शहर है, पुरी, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बातें याद रखेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लालियों, लालियों या लल्लियों, ठीक है, ये देखिए, ये एकदम दही में से घी जैसा निकलता हुआ एक क्वेश्चन है। और समझ लीजिए कितना बेहतर तरीके से मैं इसको पेश करने वाला हूँ, ताकि आप इसे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं, 100 में 100% इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2000 अंडर 21 जीता है, ठीक है। अंडर 21 का मतलब होता है कि 21 वर्ष से कम उम्र के खेलने वाले प्लेयर्स, ठीक है। तो हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीता है? ऑप्शन ए है प्रीतम हॉकी शिवाच अकादमी, दूसरा है हर हॉकी अकादमी, राजा करण हॉकी अकादमी, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी। ये 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर होगा, और वो क्या होगा, प्रीतम हॉकी शिवाच अकादमी, प्रीतम हॉकी शिवाच अकादमी। इसे आप करिए आंसर, प्रीतम हॉकी शिवाच अकादमी। ध्यान रखेंगे, ये जो अकादमी है सोनीपत में स्थित है, और इस अकादमी को द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस अकादमी को द्रोणाचार्य अवार्ड से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, स्पेशली भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रीतम रानी शिवाच, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, कि भारत के महिला हॉकी टीम के कप्तान, और उनका नाम क्या है, प्रीतम रानी शिवाच। यानी प्रीतम रानी शिवाच के द्वारा यह एकेडमी को संचालित किया जाता है, जो कि वो कौन है, भारत की पूर्व हॉकी प्लेयर हैं। और उन्होंने जो अपनी अकादमी खोली है उसका नाम क्या है, प्रीतम हॉकी शिवाच अकादमी। और इस अकादमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीता है ना। कौन सा, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 जीता है। ये बात, सवाल समझ में आ गया। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स से लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मतलब क्या है, यानी कि जो छोटे जो दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट नहीं कर पाते, उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया जाने वाला एक बहुत अच्छा पहल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। फिर एक और चलाया जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो इसके कितने संस्करण हुए, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ। जैसे देखिएगा, इसका फर्स्ट संस्करण हो गया है, इसका सेकेंड संस्करण हो गया है, इसका थर्ड संस्करण हो गया है, इसका फोर्थ संस्करण होने वाला है, इसका फिफ्थ संस्करण भी होने वाला है, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल तय कितने कर दिए गए हैं, 5 संस्करण। अगर हम पहला का बात करेंगे तो पहला जो एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। यानी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, ऐसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ, 2018 में हुआ।
उसका जगह का नाम लिखेंगे, कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। दूसरा जो संस्करण हुआ था दूसरा संस्करण हुआ था 2019 में, ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र। तीसरा जो संस्करण हुआ था 2020 में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, और ये कहाँ पर है, असम। अब चौथा जो है ये आपको बताना है और पांचवा भी आपको बताना है। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। देखिए चौथा जो हुआ था 2021 में वो नहीं हुआ, कोविड के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, 2021 में चौथा संस्करण नहीं हुआ, लेकिन ये चौथा संस्करण जो है अब होगा 2022 में, और पांचवा संस्करण भी होगा 2022 में। तो दोनों अब कब होंगे, 2022 में। ठीक है, मतलब कि चौथा होने वाला था 21 में लेकिन नहीं हुआ, क्यों, कोविड के चलते, तो 2022 में होगा। तो 2022 में जो चौथा होगा ये कहाँ पर होगा, पंचकुला हरियाणा। पंचकुला कहाँ, हरियाणा। और जो पांचवा संस्करण होगा 2022 में ही, ये होगा भोपाल। और भोपाल में कहाँ, वीडियो में आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ना आ रहा, ठीक है। तो ये 2021 में नहीं हुआ, 2022 में होगा। ठीक है, 2022 में कहाँ होगा, पंचकुला हरियाणा। अब आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ देखिए ना इस पे। और जो पांचवा संस्करण होगा कहाँ पर होगा, 2022 में ही, तो भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो दिसंबर 2021 में ये फैक्ट लिखेंगे। देखिए दिसंबर 2021 में हॉकी टीम को लेकर के रैंक आया था। ठीक है, दिसंबर 2021 में, अब दिसंबर चला तो जनवरी 2022 आ जाएगा। तो दिसंबर 2021 में जो रैंक आया था हॉकी टीम के लिए, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो रैंक था वो विश्व में तीसरे नंबर पे था। ठीक है, विश्व में कितने नंबर पर था, तीसरे नंबर पे। तो पुरुष हॉकी टीम का जो रैंक है वो कितने है, थर्ड है। और अगर फर्स्ट रैंक की बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक पर है कौन, ऑस्ट्रेलिया। लिख पा रहे हैं ना, यानी पुरुष हॉकी टीम का, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसका रैंक कितना है, तीसरा स्थान, और पहले स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम यहीं पर महिला की बात करेंगे तो हमारी महिला टीम जो है, भारतीय हॉकी महिला टीम, वो विश्व में 9th नंबर पे है, 9वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर है नीदरलैंड। पहले स्थान पर कौन है, नीदरलैंड। ये मेंस, ये वुमेंस 9th, और फर्स्ट नंबर पे है नीदरलैंड। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तो भूलना नहीं है, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ इसे लिखिए। मैं बोल रहा हूँ मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, लिखिए मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप है ना, ये क्या है, वर्ल्ड कप है। क्या है, वर्ल्ड कप है, लेकिन कौन सा, जूनियर वर्ल्ड कप है। कौन सा, जूनियर। तो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021, इसको किस देश ने कराया था। देखिए कितना प्यारा सवाल है कि मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का मेजबान देश कौन सा था, तो भारत था। और कहाँ पर ये मैच हुआ था इसका फाइनल, तो उड़ीसा। अब दूसरी बात समझिएगा, ये भारत में तो हुआ था, ठीक है, भारत में हुआ था, और कहाँ पर, उड़ीसा में। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हारा कौन था और जीता कौन था, ये भी प्रश्न बनता है ना।
तो अगर हम यहाँ पर इसके हारने वाले की बात करेंगे, ठीक है, तो अच्छा एक नाम लिखिए यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और दूसरा नाम आप लिखेंगे जर्मनी। एक नाम लिखेंगे अर्जेंटीना और दूसरा नाम लिखेंगे क्या, जर्मनी। अब देखिए ये अर्जेंटीना हार गई थी और जर्मनी पता है उल्टा हो गया। मैं इसे मिटाता हूँ और इसे भी मिटाता हूँ। यहाँ पर लिखे हमने जर्मनी और यहाँ पर हमने लिखे हैं अर्जेंटीना, ठीक है। जर्मनी जो है ये हार गई थी और अर्जेंटीना जो है ये जीत गई थी। समझ में आ रहा है ना। यानी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 भारत में हुआ और इस मैच में जर्मनी हार गई और अर्जेंटीना जीत गई। तो 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। पहला सवाल कि मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर, कौन सा देश कराया, तो भारत। कौन सा देश जीता, तो अर्जेंटीना। और कौन सा देश हारा, तो जर्मनी। ये सारी बातें यहाँ से आप क्या करेंगे, याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये देखिए एकदम ये रसगुल्ला जैसा प्रश्न है, इतना मतलब मीठा है कि पूछिए मत। अब इसमें देखिए क्या क्या आप सीखेंगे, आपको पता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बातें मुझे पता है, इसलिए आप जब मैं बताऊंगा तो आप सीखेंगे। लेकिन ये समझिएगा कि रसगुल्ला जैसा मीठा स्वाद इसमें आएगा, है ना। तो प्रश्न देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? सबसे पहले बात है कि ये डे हम मना क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मना रहे हैं कि आपको पता है कि जो ट्रांसजेंडर है, जिसे हम किन्नर बोलते हैं, उन लोगों के प्रति जो लोगों के मन में भावनाएं हैं, जो भेदभाव है, उस भेदभाव को कम करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में ये दिवस मनाया जाता है। मतलब ये कि क्योंकि सब इंसानी है, ये प्रकृति का देन है जो भी होता है, तो इसमें हम भेदभाव ना करें या फिर इस संदेश को पूरी दुनिया में फैले, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, है ना। और ये भी ध्यान रखेंगे इस दिवस को 2009 से मनाया जाता है, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 2009 से मनाया जा रहा है। क्लियर है। अब कब मनाया जाता है ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 अप्रैल, 30 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च। ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 31 मार्च को। क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जिसको आपको पता है तो अच्छी बात है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, और नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं कौन? वीरेंद्र कुमार। और इनके द्वारा एक योजना चलाई गई थी, और वो योजना किसके लिए था? तो भीख मांगने वाले लोगों और ट्रांसजेंडरों के लिए था। मतलब कि भीख मांगने वाले जो लोग हैं और जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके कल्याणकारी या उनको थोड़ा सा अच्छा प्रोन्नति करने के लिए इन्होंने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था इस्माइल योजना, है ना। तो इस्माइल योजना का मतलब क्या है? इस्माइल योजना जो कि किसके द्वारा चलाया गया था? वीरेंद्र कुमार के द्वारा चलाया गया था, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। और ये भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडर के जो समुदाय है उसको और ऊपर उठाने के लिए था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नाम लिखेंगे, अभी पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, और इनका नाम है, क्या नाम है?
सारा गिल। तो सारा गिल कौन है? एक डॉक्टर हैं और ये क्या है? ट्रांसजेंडर है, यानी किन्नर है। लेकिन किस देश की है ये? पाकिस्तान की। दूसरा, भारत का पहला कम्युनिटी डेस्क, या फिर इसमें एक शब्द और जोड़ देंगे, भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला, क्या है? भारत का पहला है, मतलब भारत में इससे पहले नहीं था। ट्रांसजेंडर, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये कहाँ पर ओपन किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। ये कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में। अब इसका मतलब क्या है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का मतलब क्या है? इनकी आवाज़ों को उठाना, इनके जो शोषण होते हैं उसका रक्षा करना, इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, इसके लिए एक केंद्र बनाया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ठीक है। और इसमें अधिकारी लेवल पे जो है, जो पुलिस अधिकारी लेवल पे एक व्यक्ति होगा और ट्रांसजेंडर में से एक सदस्य होगा, ठीक है। और ये लोग इनके द्वारा जो भी समस्याएं होगी उनको दूर करने के लिए, इनके उत्थान के लिए काम करेंगे। तो भारत में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पर खोला गया है? तो तेलंगाना में खोला गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। इसके अलावा अगर अगला पॉइंट मैं बात करूँ तो क्या बात है, दूसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक, ठीक है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको नोट करेंगे आप, लिखिए, मिस ट्रांसजेंडर या मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता है? या ऐसे लिखिए, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा, मतलब कि मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब आज तक भारत में किसी ने नहीं जीता, किसी ट्रांसजेंडर ने नहीं जीता, यानी पहली ट्रांसजेंडर है जिन्होंने मिस ट्रांस ग्लोबल अवार्ड 2021 में ये खिताब जीता गया। किसके द्वारा? श्रुति सितारा के द्वारा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी जो ये क्लास है मैं यहीं पे रोकूंगा। आज मैंने जितनी भी टॉपिक आपको कराई है उसको बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। एंजॉय के साथ ही आपको पढ़ना है और मज़ा लेना है, ठीक है। तो आप आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुश से मुस्कुराते रहिए, है ना, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं जिसको हमें दूर करना है, और विद्यार्थी जीवन है, संघर्षमय जीवन है, कांटों भरा रास्ता होता है, चारों तरफ से चुभने वाले लोग होते हैं, लेकिन हम उन्हें दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद। और दूसरी बात एक और है कि हमारी इस मेहनत में हर पॉइंट आपको आपके जीवन का अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो एक काम आप हमें ठेंगा दिखा सकते हैं, वो क्या करेंगे? क्लिक कर दिए लाइक पे, मतलब इसको लाइक कर दीजिए, और आपकी जिम्मेदारी है इसे सब्सक्राइब करने के लिए भी और शेयर करने के लिए भी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी ये मेहनत और प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल दिया हूँ, आप इसे क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।